भीमपुर सुबह की धूप में चमक रहा था। मिट्टी का हर कण जैसे अपनी खुशबू में डूबा हुआ था। हवा में हल्की सी ठंडक थी और सूरज अपनी कोमल किरणों से खेतों को सुनहरा बना रहा था। मोहन अपने छोटे से घर के बाहर बैठा था। उसकी आंखों में थकान थी, पर दिल में उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी। तभी गांव के चबूतरे की ओर से दो बच्चे दौड़ते हुए आए। मोहन काका, तहसील से कोई बड़े साहब आए हैं। मोहन ने माथे पर हाथ रखकर धूप से आंखें बचाईं। लेकिन बच्चों को इतना मालूम कहाँ, वो तो खेलते खेलते खुश थे। मोहन के दिल में अजीब सी हलचल हुई। वो उठा और तेज कदमों से चौपाल की ओर चल पड़ा। गांव के लोग चारों तरफ जमा थे। बीच में खड़ा एक शहर वाली औरत कागज लहराते हुए कह रही थी, ये जमीन मेरे दादा की थी। मैं उसके असली दस्तावेज लाई हूं। अब ये जमीन मेरी होगी। जो भी इस पर कब्जा किए बैठा है वो हट जाए। मोहन की सांस अटक गई, क्योंकि बात उसकी जमीन की हो रही थी। गांव में खुसफुसाहट फैल गई। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। उसकी आंखें भर आईं और तभी उसने वो ही किया जो वो हर मुश्किल में करता था। वो दादा ईशाराम के घर की ओर चल पड़ा और थोड़ी देर बाद दादा के आंगन में पहुंचा तो उसकी आवाज जैसे सीने में दब कर रह गई। वो बैठा भी नहीं, बस बोलता ही चला गया। दादा, आज मैं सच में हिल गया हूँ। चौपार पर शहर से कोई आदमी आया है। उसके हाथ में कुछ कागज हैं और वो कहता है कि मेरी जमीन उसके दादा की थी। दादा, मैंने जिंदगी भर बस यही एक खेत संभाला है। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, हम सब इसी पर निर्भर हैं। अगर ये भी चला गया तो मैं कैसे जीऊंगा? दादा, जब उसने उन कागजों को सबके सामने लहराया तो मुझे लगा पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी हो गई है। उसके कपड़े, उसकी बातें, उसकी आवाज, सब में एक ताकत थी। और मैं तो बस एक किसान हूं। मैं कागज पढ़ भी नहीं सकता ठीक से। लोग मुझे ही शक की नजर से देखने लगे। मैं बहुत डर गया हूं दादा। लग रहा है जैसे कोई मेरी जड़ें ही उखाड़ रहा हो। मैं सच कह रहा हूं, आज मैं खुद को बहुत छोटा और अकेला महसूस कर रहा हूं। मोहन बोलते बोलते रो पड़ा। दादा ईशाराम शांत खड़े उसे देखते रहे। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, पर एक गहरी दृढ़ता झलक रही थी। वे धीरे से बोले, मोहन बेटा, तेरी बातें सुनकर मुझे दुख नहीं हुआ, मुझे गुस्सा भी नहीं आया। मुझे सिर्फ एक बात समझ में आई, तेरे अंदर अभी भी वो आग है जो आदमी को मजबूत बनाती है। बेटा सुन, दुनिया में सबसे बड़ा डर कागज का नहीं होता, आदमी का होता है। शहर वाले तुझे कागज दिखाकर डराएंगे, शब्दों से दबाएंगे, पर तू भूल मत, जमीन कागजों से नहीं चलती है। बेटा, तू जिस खेत की बात कर रहा है, मैंने तेरे बाप दादा को उस खेत में पसीना बहाते देखा है। ये जमीन सिर्फ तेरी नहीं, तेरी पीढ़ियों की मेहनत की गवाही है। कोई भी आदमी सिर्फ इसलिए सच नहीं हो जाता क्योंकि वो अंग्रेजी में बोलता है और उसके कपड़े महंगे हैं। हम तहसील जाएंगे, कागज जांचेंगे। जो झूठ है वो गिर जाएगा, जो सच है वो सीना तान कर खड़ा रहेगा। और तू अकेला नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूं, तेरी लड़ाई में तेरे साथ खड़ा हूं। दादा की आवाज मोहन के टूटे दिल को जोड़ने लगी। मोहन ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन कहानी की राह आसान नहीं थी। अगले ही दिन मोहन और दादा ईशाराम तहसील पहुंचे। भीमपुर से वहां तक का रास्ता लंबा था। कच्ची पगडंडी, पसीना, धूप, थकान, पर दोनों बिना रुके चल रहे थे। तहसीलदार ने कागज देखे और कल आने को कह दिया। मोहन का दिल फिर डूब गया। इस बीच गांव में अफवाहें और बढ़ गईं। लोग बातें कर रहे थे कि शायद मोहन की जमीन अब ना बचे। मोहन की पत्नी रेखा घर में रो रही थी। बच्चों की आंखों में डर था। मोहन रोज खेत की तरफ खाली नजर से देखने जाता, मानो वो अपनी ही जिंदगी को दूर से टूटते हुए देख रहा हो। दादा ईशाराम ने उसे रोज संभाला, पर मोहन के दिल में एक तूफान चल रहा था। मोहन, मैं जानती हूँ तुम बाहर सबके सामने मजबूत बने रहते हो, पर तुम्हारी आंखें मुझे सच्चाई बता देती हैं। तुम टूट रहे हो और मैं ये देख नहीं सकती। मोहन, ये जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये हमारा घर है, हमारे सपने हैं, हमारे बच्चों का भविष्य है। अगर ये चली गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ,
चाहे जो हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम लड़ोगे मैं खड़ी रहूंगी, तुम गिरोगे मैं पकड़ लूंगी, और अगर तुम कभी हार मानने की सोचो तो मेरा हाथ पकड़कर 2 कदम और बढ़ जाना, क्योंकि हमारी लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, हमारी इज्जत की है। मोहन, तुम अकेले नहीं हो। अगर दुनिया भी खिलाफ हो जाए तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। बस तुम हिम्मत मत हारना। तहसील में कागज जमा किए कई दिन बीत चुके थे। गांव में हर ओर बस एक ही विषय था, मोहन की जमीन। कुछ लोग सहानुभूति दिखाते, कुछ तंज कसते और कुछ चुपचाप तमाशा देखते। मोहन हर सुबह जागकर पहला काम करता, तहसील जाना। तहसीलदार कहता जांच जारी है, और मोहन वापस लौट आता। धीरे धीरे मोहन के भीतर एक अजीब सी थकान उतरने लगी, लेकिन दादा ईशाराम रोज उसे संभालते। इस बीच शहर वाला आदमी, जिसका नाम विनय पाटिल था, गांव में बार बार आने लगा। उसकी बोलचाल में घमंड झलकता था। लोग उससे दूर दूर रहते। एक शाम विनय चौपाल पर फिर आया। इस बार वो सीधे मोहन के पास पहुंच गया। सुनिए मोहन जी, मैं आपको एक सलाह देने आया हूं। लड़ाई में समय बर्बाद करके क्या मिलेगा? देखिए, शहर में मैंने बहुत जमीनें खरीदी हैं, बहुत केस भी देखे हैं। गरीब आदमी जितना सच पर भरोसा करता है, उतना ही कानून उसे थका देता है। मेरी बात मानिए, ये लड़ाई आप जीत ही नहीं सकते, और जीत भी गए तो क्या, आप जैसे किसानों के पास न वकील होते हैं, न पैसे, न ताकत। मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए एक प्रस्ताव है, अपना खेत खाली कर दीजिए। मैं आपको एक मोटी रकम दूंगा, आपकी पूरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। सोचिए, एक खेत के बदले एक पूरी नई जिंदगी। आपका घर अच्छा हो जाएगा, बच्चे पढ़ लेंगे, और आपको रोज सूरज में झुलसना नहीं पड़ेगा। आप लोग गांव वाले होते ही भावुक हैं। मैं शहर से आया हूं, सीधी सीधी बात समझता हूं। जमीन मेरी है, बस कानून की औपचारिकताएं बाकी हैं, इसलिए इज्जत से हट जाइए। विनय ने एक विजयी मुस्कान फेंकी, जिसे सामने खड़ा आदमी एक इंसान नहीं बल्कि एक सौदा हो। मोहन गुस्से से नहीं कांपा, वो भीतर गहराई तक चोट खा गया। दाम वाले चुप थे, चौपाल शांत थी, और सबको इंतजार था मोहन के जवाब का। मोहन धीरे से उठा, और जब उसने बोला तो उसकी आवाज थरथरा रही थी, पर शब्द पहाड़ जैसे मजबूत थे। विनय साहब, मैं गरीब सही, पर बिका हुआ नहीं हूं। आप कहते हैं कि मैं ये लड़ाई नहीं जीत सकता, शायद ये भी सच हो, पर एक बात सुन लीजिए, आदमी केवल जमीन ही नहीं हारता, वो अपनी जड़ें, अपना आत्मसम्मान, अपनी पहचान भी खो देता है। मैं खेत बेचकर पैसे तो ले लूंगा, पर क्या मैं अपने बच्चों को ये समझा पाऊंगा कि उनके पिता ने डरकर अपनी विरासत बेच दी? आप शहर से हैं, आपको जमीन सिर्फ एक प्रॉपर्टी लगती होगी, पर मेरे लिए जमीन मेरी मां की तरह है। जिस मिट्टी पर मैं चलता हूं, उस पर मेरे बाप दादा का पसीना है। आप कहते हैं कि कानून मुझे थका देगा। हाँ, शायद थका देगा, पर मैं टूटूंगा नहीं। आप पैसे देकर इंसानों को बेच लेते होंगे, पर मैं उन लोगों में से नहीं हूं। मैंने जिंदगी भर यही सीखा है, जिसे मेहनत से पाया हो उसे डटकर बचाना चाहिए। आप मुझे डराकर चला नहीं सकते। ये लड़ाई मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा, चाहे दुनिया ही क्यों ना कहे कि मैं हार जाऊं। मोहन के शब्दों ने चौपाल को हिला दिया। विनय पहली बार चुप हो गया। अब गांव की हवा बदलने लगी थी। लोग मोहन को पहले की तरह अकेला नहीं देख रहे थे, उनकी आंखों में सम्मान था। लेकिन असली लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी। तहसील से सूचना आई कि कागजों की जांच अदालत में होगी। तारीख पड़ गई, और इसी ने मोहन के घर में फिर डर की लहर दौड़ा दी। मोहन, दादा ईशाराम और रेखा रात भर चुप बैठे रहे। कोई बोल नहीं रहा था। खराब खबर का डर अक्सर शब्दों को चुप करा देता है। अगली सुबह रेखा ने मोहन को रोका। उसकी आंखें लाल थीं। वो बोलने लगी, मोहन, मैं जानती हूँ कि ये लड़ाई तुम्हें पागल कर रही है। तुम्हारे चेहरे पर नींद का नाम तक नहीं। मैं तुम्हारी थकान देखती हूँ, तुम्हारी आंखों में छिपा डर समझती हूँ। तुम बाहर सबको कहते हो कि तुम मजबूत हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम अंदर ही अंदर टूट रहे हो, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा डराती है। मोहन, ऐसा मत सोचो कि अगर हम ये जमीन हार गए तो हम खत्म हो जाएंगे। हम खत्म तब होते हैं जब हम खुद पर भरोसा खो देते हैं। तुम्हारे बच्चे तुम्हें ताकत देने के लिए हैं, बोझ बनने के लिए नहीं। और मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे फैसला जो भी आए। तुम जो भी रास्ता चुनोगे, मैं उस पर तुम्हारे साथ चलूंगी। बस एक बात याद रखना, डर को दिल में जगह मत देना, वरना वो इंसान को मिटा देता है। तुम लड़ो,
पूरी ईमानदारी से लड़ो, और अगर हार भी गए तो कम से कम बच्चों को कह सको कि उनके पिता ने हिम्मत नहीं छोड़ी। गांव, तहसील और चारों तरफ लोग जमा हो गए। विनय के साथ उसके वकील, चमकदार कपड़े, मोटी फाइलें, और इधर मोहन सिर्फ अपनी सच्चाई के साथ। जज ने दोनों पक्षों से कागज मांगे। विनय ने आत्मविश्वास से मुस्कुराया। मोहन की सांसें तेज थीं। दादा ईशाराम उसके साथ खड़े थे। उनकी उपस्थिति ही मोहन की ताकत थी। फाइलें देखी जाने लगी। जज के चेहरे पर कई बार भौहें तनी। विनय के चेहरे का रंग उड़ने लगा। मोहन कांप रहा था, पर जाने क्यों दिल में एक चिंगारी थी। कुछ देर बाद जज ने कहा, दोनों को अगली सुनवाई में गवाही पेश करनी होगी। विनय चिढ़ा हुआ बाहर निकला। मोहन थका हुआ पर उम्मीद लिए लौट पड़ा। अगले दिन विनय चुपचाप मोहन के घर के बाहर आया। ये वही आदमी था जो पहले घमंड से भरा था। आज उसके चेहरे पर तनाव था। वो मोहन के सामने खड़ा हुआ। गांव वाले दूर दूर खड़े होकर देख रहे थे। मोहन ने उसके नजदीक पहुंचकर कहा, मोहन, मैं जानता हूं तुम मुझे पसंद नहीं करते और शायद तुम्हें पूरा हक है, लेकिन मैं आज पहली बार सच बोलने आया हूं। जब मैंने ये केस शुरू किया था, मुझे लगा था कि मैं सही हूं। मेरे दादा ने मुझे बताया था कि हमारे पूर्वजों की जमीन यहां कहीं थी। मैं बस वही वापस लेना चाहता था। पर कल अदालत में जब जज ने दस्तावेजों में गड़बड़ी दिखाई, तब पहली बार मुझे शक हुआ कि कहीं मेरे ही बाप दादा ने मुझे गलत कहानी तो नहीं सुनाई। तुम सोचते हो मैं शहर वाला हूं, इसलिए घमंडी हूं, पर सच ये है, मैं सिर्फ अपनी विरासत ढूंढ रहा था, और इस खोज में मैं ये देख ही नहीं पाया कि किसी और की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। मोहन, अगर मेरे कागज सच में गलत निकले तो मैं पीछे हट जाऊंगा। मैं किसी का घर, किसी की मेहनत नहीं छीनना चाहता। बस शायद मुझे देर से समझ आ रहा है। तुम मुझे दुश्मन समझते हो, पर मैं सिर्फ अपना खोया हुआ अतीत ढूंढ रहा था। अगर मैंने तुम्हें दुख दिया है तो ये गलती मेरी है, इरादा नहीं। विनय की आवाज पहली बार इंसान जैसी लगी। घमंड से भरी नहीं, दर्द से भीगी हुई। मोहन कुछ पल उसे देखता रहा। वो जवाब देने ही वाला था कि दादा ईशाराम आगे बढ़े। उनकी आंखों में सच्चाई की चमक थी और उनके शब्द हर किसी की रूह तक उतर गए। विनय बेटा, इंसान की सबसे बड़ी ताकत ये नहीं कि वो कितनी जमीन प्राप्त करता है, बल्कि ये कि वो कितनी इज्जत कमाता है। तू आज यहां आया, ये तेरी हिम्मत है। शहर वाले आमतौर पे गलती मानने नहीं आते, पर याद रख, जमीन कभी किसी की विरासत नहीं होती। जमीन हमेशा उस इंसान की होती है जो उसे जीता है, संभालता है और जिसकी रगों में उसकी मिट्टी बसती है। मोहन का बाप, दादा और उससे पहले के लोग सब ने इस मिट्टी को अपना खून दिया है। अगर तेरे कागज गलत साबित हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि तू गलत इंसान है, बस तेरे पूर्वजों से कहीं ना कहीं गलतफहमी हुई होगी। लेकिन अगर तू सच में न्याय चाहता है तो अदालत की जांच को सम्मान दे। तू हट जाए या ना हटे, फैसला जज करेगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, जिस दिल में सफाई हो उसकी राह खुद ब खुद साफ हो जाती है। तू चाहे तो दुश्मन बन सकता है और चाहे तो इंसान बनकर सही रास्ता चुन सकता है। बिजली वाला दिन बीत चुका था, लेकिन गांव में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। अगली सुबह गांव के चौपाल पर रमिया, सुरेश, दादी सुब्बू और मास्टर दिनेश बैठे थे। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। रमिया, मैं कल रात भर सो नहीं पाया। बिजली के आने से सिर्फ हमारे घरों में उजाला नहीं हुआ है, बल्कि मेरे दिल में भी एक नया उजाला आ गया है। सोचो, कितने सालों से हमारा गांव अंधेरे में था। बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, बूढ़े लोग रात को दरवाजे तक भी नहीं जा पाते थे। पर अब लगता है जैसे जिंदगी ने दोबारा चलना शुरू किया है। लेकिन बात सिर्फ बिजली की नहीं है। असली बात यह है कि अगर हम सब मिलकर ठान लें तो कितना भी मुश्किल काम हो, पूरा हो ही जाता है। कल जब तुमने प्रधान से भिड़कर अपनी बात रखी, तब मुझे लगा कि गांव की असली ताकत हम लोग हैं। सरकार तभी सुनती है जब हम एक होकर आवाज उठाते हैं। अब मुझे लगता है कि हमें यही नहीं रुकना चाहिए। गांव में सड़क, पानी, स्कूल सब कुछ बदल सकता है अगर हम उसी हिम्मत से आगे बढ़ें। सुरेश भाई, मेरी बात सुनो। मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, और मैं भी यही सोच रही थी। कल जब बिजली का बल्ब पहली बार जला था तो मैं बस उसी रोशनी को नहीं देख रही थी, मैं वो सपने देख रही थी जो इतने सालों से सोए पड़े थे।
हमारे बच्चों की आंखों में जो चमक थी वो सिर्फ रोशनी की वजह से नहीं थी, वो इसलिए थी क्योंकि उन्हें लगा कि उनके गांव की किस्मत बदली है। और जब किसी जगह की किस्मत बदलती है तो वहां के लोग भी बदल जाते हैं। हम इतने साल तक सोचते रहे कि हमसे क्या होगा, लेकिन कल साबित हो गया कि अगर इरादा सच्चा हो तो रास्ता खुद बनता है। मैं चाहती हूँ कि हम गाँव की और भी परेशानियां मिलकर उठाएं, जैसे कि टूटा हुआ स्कूल, गंदा तालाब और वो रास्ता जो बरसात में नदी बन जाता है। अगर हम सब साथ खड़े रहें तो बदलना मुश्किल नहीं है, बस हिम्मत की जरूरत है। अरे मेरे बच्चों, तुम दोनों को सुनकर मेरी बूढ़ी हड्डियों में भी जान आ गई है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस गांव को अंधेरे में देखा है। सिर्फ रात का अंधेरा नहीं, गरीबी का अंधेरा, डर का अंधेरा और उम्मीद टूटने का अंधेरा। पर कल जब रोशनी जली तो मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान ने कहा हो कि अब इस गांव का वक्त बदलने वाला है। पर सुनो, बदलाव सिर्फ बिजली से नहीं आता। बदलाव तब आता है जब तरुण लोगों की सोच बदलती है, और तुम दोनों की सोच बदल चुकी है। मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि लड़ाई सिर्फ बाहर वालों से नहीं होती, कभी कभी लड़ाई हमारे अंदर के डर से भी होती है। जिस दिन इंसान अपना डर जीत लेता है उसी दिन किस्मत भी हार मान लेती है। अब तुम लोग आगे बढ़ो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। जब तक मेरी सांस चलेगी मैं तुम्हारी हिम्मत बनकर खड़ी रहूंगी। गांव की चौपाल की बैठक खत्म होने के बाद भी उनके दिलों में एक आग जल चुकी थी, बदलाव की आग। अगले दिन सुबह सभी लोग गांव के टूटे स्कूल बिल्डिंग के पास इकट्ठा हुए। देखो मेरे प्यारे बच्चों और गांव के लोगों, मैं यहाँ 15 साल से पढ़ा रहा हूँ। इस टूटी हुई दीवारों में, टपकती छत के नीचे और धूल भरी कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी खुद को भी कमजोर महसूस करता था। लगता था कि इस गांव में पढ़ाई शायद किसी को बचा ही नहीं सकती। लेकिन जब कल रोशनी जली और तुम सबके चेहरों पर उम्मीद चमकी, तब मुझे लगा कि असली समस्या कभी अंधेरा नहीं था। असली समस्या हमारी आदत थी चुप रहने की। अगर हम चुप रहेंगे तो ये स्कूल ऐसे ही टूटा रहेगा, ये छत ऐसे ही रिसती रहेगी और हमारे बच्चों का भविष्य ऐसे ही फिसलता रहेगा। पर अब वक्त बदल गया है। तुम लोग उठ खड़े हुए हो, तुम्हारी आवाज जग चुकी है। अब हम सब मिलकर स्कूल को ठीक करेंगे, चाहे ईंटें खुद ढोनी पड़े, चाहे श्रमदान करना पड़े। क्योंकि अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को अच्छा जीवन नहीं देंगे तो फिर लड़ाई लड़ने का मतलब क्या? मास्टर जी, आपकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया है, लेकिन आप जानते हैं हम सिर्फ दीवारें नहीं बना रहे, हम आने वाली पीढ़ियों के सपनों की नींव बना रहे हैं। ये स्कूल सिर्फ एक इमारत नहीं, ये वो जगह है जहां बच्चे पहली बार दुनिया को समझते हैं, जहां वे सीखते हैं कि गरीबी स्थायी नहीं है और हालात बदले जा सकते हैं। और यही वजह है कि मैं चाहती हूँ कि हर घर से लोग यहाँ हाथ बटाएं। हम ये काम सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते। अगर हम केवल इंतजार करते रहें तो शायद आने वाले 15 साल भी ऐसे ही बीत जाएंगे। लेकिन अगर आज से ही पूरा गांव एकजुट होकर काम शुरू करे तो यकीन मानिए, सिर्फ स्कूल ही नहीं, पूरा गांव बदल जाएगा। फिर बिजली, सड़क, पानी, किसी चीज के लिए हमें भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। हमारे हाथ हमारे भविष्य को बनाने के लिए काफी हैं, बस हमें खुद पर विश्वास करना होगा। मैं रम्या की बात पूरी तरह मानता हूं और आज मैं दिल से एक बात कहना चाहता हूं। मैंने जिंदगी में हमेशा यही सोचा कि गांव की हालत खराब है तो इसमें मेरा क्या दोष। लेकिन अब समझ आया है कि हालात खराब है तो इन्हें ठीक करना भी मेरी ही जिम्मेदारी है। मैं आज यहां सबके सामने वादा करता हूं कि इस स्कूल को ठीक करने में, इस गांव को बदलने में और हर छोटे बड़े काम में मैं सबसे आगे खड़ा रहूंगा। और सिर्फ काम नहीं, मैं चाहता हूं कि इस बदलाव में हर युवा शामिल हो, क्योंकि अगर युवाओं ने हाथ नहीं बढ़ाया तो बदलाव आधा रह जाएगा। आज से हमसे क्या होगा नहीं कहेंगे, आज से कहेंगे हमसे ही होगा। और एक बात और, जब ये स्कूल बनकर खड़ा होगा तब हम अपने बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं देंगे, हम उन्हें ये साबित करके दिखाएंगे कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। और यही सीख सबसे बड़ी शिक्षा होगी। 3 दिनों से पूरा गांव स्कूल की मरम्मत में लगा हुआ था। किसी के हाथ में कुदाल, किसी के हाथ में फावड़ा और किसी के चेहरे पर उम्मीद। इसी बीच गांव के प्रधान, जो शुरुआत में इस बदलाव के खिलाफ थे, स्कूल की तरफ आए। मैं जानता हूं कि तुम सब सोच रहे हो कि मैं यहां क्यों आया हूं। हो सकता है तुम में से कुछ लोग यह भी सोच रहे हो कि मैं तुम्हें रोकने आया हूं। लेकिन सच ये है कि पिछले कुछ दिनों में मैंने जो देखा उसने मेरा दिल बदल दिया। मैं इतने सालों से इस गांव का प्रधान हूं, लेकिन सच्चाई ये है
कि मैंने कभी भी तुम्हें इस तरह एकजुट होकर काम करते नहीं देखा। हमेशा शिकायतें थीं, झगड़े थे, रंजिशें थीं, और हर बार मैं सोचता था कि गांव कभी बदल नहीं सकता। लेकिन तुम लोगों ने यह गलत साबित कर दिया। तुमने न सरकार का इंतजार किया, न किसी नेता का, बस खुद उठकर काम शुरू कर दिया। और यही असली ताकत है। आज मैं ये मानता हूं कि एक प्रधान तभी प्रधान कहलाता है जब वो अपने लोगों के साथ खड़ा हो। इसलिए आज से मैं भी इस बदलाव के काम में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा, चाहे किसी को पसंद आए या ना आए। मुझे गर्व है कि मेरा गांव जाग रहा है। हरीराम, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। तुम हमेशा तेज तर्रार, जिद्दी और थोड़ा तुनक मिजाज थे, लेकिन दिल से बुरे कभी नहीं थे। बस जिम्मेदारियों के बोझ ने तुम्हें बदल दिया था। मैं ये नहीं कहती कि तुमने गलती की, गलतियां हम सब करते हैं, लेकिन असली बात यह है कि तुमने अपनी गलतियों को स्वीकार करने की हिम्मत दिखाई। ये काम कहानी में हीरो का होता है और आज तुमने वही किया। गांव कोई इमारत नहीं होता, गांव इंसानों से बनता है, और जब इंसान एक दूसरे से कट जाते हैं तब गांव टूट जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा है कि ये गांव फिर से एक परिवार बन रहा है। बच्चे हंस रहे हैं, औरतें काम करते हुए गा रही हैं, बूढ़े लोग सलाह दे रहे हैं और जवान काम में जान लगा रही हैं। ये दृश्य मैं बहुत साल बाद देख रही हूँ। अगर हम इसी तरह साथ रहे तो हम सिर्फ स्कूल नहीं बनाएंगे, हम एक ऐसा गांव बनाएंगे जिस पर हमारी आने वाली 7 पीढ़ियां गर्व करेंगी। दादी सही कह रही हैं प्रधान जी। असली बदलाव तब शुरू होता है जब लोग अपने अहंकार को पीछे छोड़कर अपने गांव के बारे में सोचते हैं। हम सबने गलतियां की हैं। हमने कई साल इंतजार किया, शिकायत की, डरते रहे, लेकिन अब समय बदल गया है। आज हम सब सिर्फ मजदूर नहीं हैं, हम अपने भविष्य के निर्माता हैं। प्रधान जी, आपके साथ खड़े होने से हमारा हौसला और बढ़ेगा, क्योंकि नेतृत्व का असली मतलब यही है कि नेता अपने लोगों के बीच चलें, ना कि ऊपर बैठकर आदेश दें। अब जब हम सब साथ हैं तो हम ये स्कूल ऐसे बनाएंगे कि बच्चे गर्व से कह सकें, ये हमारे गांव का मंदिर है। और एक बात और, ये शुरुआत है। इसके बाद नालियां ठीक होंगी, तालाब साफ होगा, सड़क बनेगी, पानी आएगा। आपका अनुभव, हमारी मेहनत और दादी की सीख, तीनों मिलकर ऐसा चमत्कार करेंगे जिसे देखकर दूसरे गांव भी सीखेंगे। ये गांव अब सिर्फ हमारा घर नहीं रहेगा, ये हमारी पहचान बनेगा। स्कूल की मरम्मत अब आधे से ज्यादा पूरी हो चुकी थी। नए खंबे खड़े थे, छत मजबूत हो रही थी और बच्चे रोज उत्साह से आते थे देखने कि उनका स्कूल कैसे नया बन रहा है। इसी बीच गांव के युवा एक नई मीटिंग के लिए चौपाल पर इकट्ठा हुए। दोस्तों, मैं तुम सबको आज एक जरूरी बात बताने के लिए बुलाया हूँ। देखो, पिछले कई दिनों से हम सब स्कूल पर काम कर रहे हैं और जो बदलाव हो रहा है वो केवल एक शुरुआत है। लेकिन मैं सोच रहा था कि क्या सिर्फ स्कूल बनाकर हमारा काम खत्म हो जाएगा? नहीं, ये तो पहली सीढ़ी है। आगे हमें अपने गांव को पूरी तरह बदलना है। सबसे पहले हमें अपने युवाओं की ताकत को सही दिशा में लगाना होगा। हम में से कई लोग शहर जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ कोई अवसर नहीं है। लेकिन क्या हो अगर अवसर हम खुद यहाँ पैदा करें? जैसे बिजली आई, स्कूल बन रहा है, अब हम चाहें तो गांव को खेती, शिक्षा, साफ पानी और छोटे उद्योगों का केंद्र बना सकते हैं। अगर हम एक टीम बनाकर हर महीने एक बड़ा काम पूरा करें, जैसे तालाब की सफाई, सड़क की मरम्मत या सामुदायिक बगीचा, तो गांव सिर्फ जगेगा नहीं, दौड़ने लगेगा। मैं चाहता हूं कि हम एकजुट होकर अपने गांव को उस मकाम पर ले जाएं जहां वो हमेशा से होना चाहिए था। सुरेश, तुम्हारी ये सोच बिल्कुल वैसी है जैसी एक नेता की होनी चाहिए। लेकिन नेता का मतलब सिर्फ आदेश देना नहीं, बल्कि लोगों को आगे बढ़ाना होता है, और तुम वही कर रहे हो। मुझे लगता है कि ये युवाओं की बैठक गांव के इतिहास में एक नया अध्याय लिखेगी। समझो, गांव में असली समस्या गरीबी नहीं है, असली समस्या दिशा की कमी है। लोग मेहनती हैं, पर उन्हें पता नहीं कि मेहनत कहाँ लगानी है। अगर हम युवाओं को संगठित कर दें तो गांव का हर खेत हरा होगा, हर घर खुशहाल होगा और हर बच्चा शिक्षा से रोशन होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि हम ग्राम विकास समिति बनाएं, एक ऐसी टीम जिसमें युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और किसान सब शामिल हों। ये समिति हर काम की योजना बनाएगी, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, स्कूल का संचालन हो या आधुनिक खेती सिखाना हो।
मैं खुद इस समिति का पहला सदस्य बनने को तैयार हूं और हर हफ्ते बच्चों को अतिरिक्त कक्षाएं भी दूंगा, क्योंकि बदलाव तभी मजबूत होता है जब शिक्षा और जागरूकता उसके साथ खड़ी हों। तुम दोनों की बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि अब ये गांव मेरी कल्पना से भी आगे निकल गया है। मैंने 15 सालों में कई योजनाएं बनाई, लेकिन सच कहूं तो उनमें से ज्यादा कागज तक ही सीमित रह गईं। कारण, क्योंकि गांव के लोग एकजुट नहीं थे। पर अब मैं देख रहा हूं कि इस समय हमारे पास एक ऐसा मौका है जो दशकों में एक बार मिलता है, जब लोग खुद बदलाव की इच्छा रखते हैं। इसीलिए मैं तुम्हारी समिति का समर्थन करता हूं, बल्कि इससे आगे बढ़कर कहता हूं कि समिति को गांव की आधिकारिक विकास इकाई मान लिया जाए। जो भी योजना बनेगी वह थाने, तहसील और जिला कार्यालय तक मेरी तरफ से पहुंचाई जाएगी। तुम युवाओं के पास ताकत है, मास्टर जी के पास ज्ञान और दादी सुब्बो के पास अनुभव। मैं सिर्फ इतना करना चाहता हूं कि तुम्हारे रास्ते के सारे प्रशासनिक दरवाजे खोल दूं। और एक बात सुरेश, आज तुमने साबित कर दिया कि नेतृत्व उम्र से नहीं, सोच से तय होता है। अब गांव मेरे नहीं, हम सबके हाथों से चलेगा। ग्राम विकास समिति बन चुकी थी। सुरेश, रम्या, मास्टर दिनेश, प्रधान हरिराम, दादी सुब्बो और कई युवा उसमें शामिल थे। आज उनकी पहली आधिकारिक बैठक थी, जिसमें गांव के तालाब को साफ करने पर चर्चा होनी थी, क्योंकि बरसात आने ही वाली थी। देखो सब लोग, मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि तालाब साफ करना सिर्फ गंदगी हटाने का काम नहीं है। तालाब हमारी पूरी व्यवस्था की जान है। पशुओं का पानी, खेतों की सिंचाई और कई घरों का पीने का पानी भी वहीं से आता है। लेकिन पिछले 5 सालों से ये तालाब सिर्फ कचरा, प्लास्टिक और गाद का घर बन गया है। बरसात आएगी तो पानी ओवरफ्लो होगा और फिर सड़कें टूटेंगी, खेतों में पानी भरेगा और बीमारियां फैलेंगी। अगर हम आज इसे साफ कर ले तो आने वाले 2 महीने में ये भरकर गांव का सबसे बड़ा खजाना बन जाएगा। मैं चाहती हूं कि हम इस काम में सिर्फ पुरुषों को ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी शामिल करें। महिलाएं घर संभालती हैं, पानी लाती हैं, इसलिए तालाब उनके लिए सिर्फ सुविधा नहीं, जरूरत है। अगर पूरा गांव एक साथ खड़ा हो जाए तो 3 दिन में ये तालाब चमक उठेगा। और हाँ, ये काम सिर्फ झड़ड़ू और कुदाल का नहीं है, ये काम हमारे गांव की प्रतिष्ठा का है। लोग हमें देखकर कहें कि ये गांव सिर्फ सपने नहीं देखता, उन्हें पूरा भी करता है। अरे रम्या बिटिया, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। मैंने अपने बचपन में ये तालाब देखा था, कितना साफ, कितना नीला, जैसे आसमान उसकी सतह में उतर आया हो। लड़कियां पानी भरने जाती थीं तो रास्ते भर गाना गाती थीं। बच्चे वहां मछलियां गिनते थे और गर्मियों में लोग किनारे बैठकर शाम बिताते थे। लेकिन धीरे धीरे लोग बदलते गए, आदतें बिगड़ती गई, प्लास्टिक आया और तालाब मरता गया। किसी ने सोचा ही नहीं कि तालाब की मौत हमारी जिंदगी की मुश्किलें बढ़ा रही है। लेकिन अब तुम जैसी लड़कियां और सुरेश जैसे लड़के खड़े हुए हैं तो मुझे फिर वही पुराना गांव दिखाई देने लगा है। आज अगर तुम लोग इस तालाब को फिर से जगा दोगे तो मान लेना, तुम सिर्फ मिट्टी नहीं खोद रहे होगे, तुम अपने बच्चों की सेहत, फसलों की पैदावार और गांव की आत्मा को बचा रहे होगे। मैं भले बूढ़ी हो गई हूं, लेकिन मैं भी आऊंगी, बैठकर कचरा उठाऊंगी, लोगों को समझाऊंगी, क्योंकि ये काम सिर्फ युवा नहीं, ये काम पूरे गांव की आत्मा का है। तुम दोनों की बातें सुनकर मैं सोचने लगा हूं कि इतने सालों में हमने कितना कुछ खोया है, सिर्फ इसलिए कि हम सोचते थे कि कोई आएगा और ठीक करेगा। लेकिन अब जब तुम सब इतने गंभीर होकर इस तालाब को लेकर खड़े हो गए हो, तो मैं चाहता हूं कि ये काम इतिहास बन जाए। सुनो सब लोग, मैं प्रशासन की ओर से पूरी मदद दूंगा। साफ सफाई के लिए ट्रैक्टर, गड्ढों की मिट्टी भरने के लिए मिट्टी के ट्रक और गाद उठाने के लिए 2 मजदूरों के पैसे भी अपनी तरफ से दूंगा। लेकिन असली ताकत तुम लोगों की होगी। एक तालाब साफ करो, फिर देखना जिला अधिकारी खुद यहां आएगा निरीक्षण करने। जब जनता एकजुट हो जाती है तो सरकार को भी झुकना पड़ता है। और बात सुनो, ये काम सिर्फ शारीरिक मेहनत का नहीं है। हमें तालाब के आसपास पेड़ लगाने होंगे, गंदगी फेंकने पर रोक लगानी होगी और बच्चों को बचपन से सफाई की शिक्षा देनी होगी। अगर ये तालाब बच गया तो पूरा गांव बच जाएगा। और मैं चाहता हूं कि दुनिया देखे कि ये गांव अब कमजोर नहीं, जागा हुआ गांव है। अगले दिन पूरा गांव तालाब पर जमा हुआ। औरतें पानी के घड़े लेकर आईं। बच्चे कचरा उठाने के लिए टोकरी लिए खड़े थे। पुरुष फावड़ा और कुदाल लिए तैयार थे। काम शुरू ही हुआ था कि गांव में रहने वाला एक बुजुर्ग किसान
रामखिलावन वहां आ पहुंचा। वो हर बात में टोका टाकी करने के लिए मशहूर था। अरे सुनो सब, जरा मेरी भी सुन लो। तुम लोग इतना बड़ा काम कर रहे हो ये मैं मानता हूँ, पर क्या कभी किसी ने सोचा कि ये तालाब पहले क्यों गंदा हुआ? ये गंदगी ऊपर से नहीं गिरी, ये हम सब ने मिलकर बनाई है। आज तुम लोग साफ करने आए हो तो ये अच्छी बात है, पर क्या 3 दिन काम करके तुम लोग जिंदगी भर का बदलाव ला पाओगे? नहीं बेटा, बदलाव सिर्फ सफाई से नहीं आता, बदलाव आता है आदतों से। जब तक हर घर ये तय नहीं करेगा कि तालाब में कचरा नहीं फेंकेगा, तब तक चाहे इसे सोना बना दो, 2 साल में फिर से मिट्टी हो जाएगा। और एक बात और, तालाब को सिर्फ साफ करने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें पानी रोकने की नई व्यवस्था बनानी होगी, किनारों को मजबूत करना होगा और आसपास पेड़ लगाने होंगे ताकि बरसात का पानी मिट्टी को बहाकर तालाब में न गिराए। मैं बूढ़ा हूं, पर अनुभव मेरा सबसे बड़ा औजार है। ये काम आसान नहीं, पर अगर तुम सब एकजुट रहो तो ये तालाब फिर से वही नीला दरिया बनेगा जो मैंने अपने बचपन में देखा था। रामखिलावन बाबा, आप जानते हैं कि मैं हमेशा आपकी बात का सम्मान करती हूँ, क्योंकि आपने इस गांव में अपने जीवन के 50 से ज्यादा साल बिताए हैं। और सच कहूं तो आपकी बातें हमें रोकती नहीं, हमें मजबूत बनाती है। आप जिस नीले तालाब की कहानी सुनाते हैं ना, वही तो मेरा सपना है। मैं चाहती हूँ कि लड़कियां फिर पानी भरने जाएं और रास्ते भर गाना गाएं, बच्चे फिर किनारे बैठकर पत्तों की नावें चलाएं और महिलाएं वहां कपड़े धोते हुए हंसी बांटे। लेकिन ये सब तभी होगा जब हम सिर्फ सफाई नहीं बल्कि देखभाल भी करना सीखेंगे। इसीलिए मैंने महिलाओं के लिए एक अलग टीम बनाई है। हम हर हफ्ते तालाब के आसपास का निरीक्षण करेंगी। अगर कहीं कचरा पड़ा होगा हम साफ करेंगी, अगर कोई पेड़ सूख रहा होगा हम पानी डालेंगी, और अगर किसी ने तालाब को गंदा किया तो हम उसे समझाएंगे। ये तालाब सिर्फ मर्दों का नहीं, सिर्फ प्रशासन का नहीं, ये हमारा घर है, हमारी जिम्मेदारी है। और मैं वादा करती हूँ कि ये तालाब फिर से वही चमक पाएगा जिसकी याद आप आज भी दिल में लिए घूमते हैं। बाबा, आपकी बात बिल्कुल सच है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग सिर्फ एक दिन की सफाई करके फोटो खिंचवाने नहीं आए हैं। हम सब ने ये तय किया है कि ये तालाब अब से गांव के सम्मान का प्रतीक होगा। कोई भी इसमें कचरा फेंकेगा तो पूरा गांव उसे रोकेगा। और आप सही कह रहे हैं, तालाब को सिर्फ साफ कर देने से कुछ नहीं होगा, हमें उसकी रक्षा भी करनी है। इसलिए हमारी समिति ने 3 और काम तय किए हैं। पहला, तालाब के चारों ओर बांस की बाड़ लगाई जाएगी ताकि जानवर अंदर न जाएं। दूसरा, किनारों पर बरगद, नीम और शीशम के पौधे लगाए जाएंगे जिससे मिट्टी नहीं बहेगी। और तीसरा, हम बरसात से पहले तालाब के अंदर एक छोटी रेत की परत डालेंगे ताकि पानी साफ रहे। आप बूढ़े हैं, लेकिन आपकी सलाह हमारे लिए दिशा है। आप सामने खड़े रहें और हम आपके अनुभव के अनुसार काम करेंगे। ये तालाब सिर्फ पानी का नहीं, पूरे गांव की उम्मीदों का तालाब है। तालाब की सफाई का काम तीसरे दिन पहुंच गया था। कई ट्रॉली गाद निकल चुकी थी, कचरे के ढेर हट चुके थे और अब तालाब का असली रूप दिखाई देने लगा था। गांव में ऐसा उत्साह पहले कभी नहीं देखा गया था। इसी बीच अचानक जिला अधिकारी यानी डीएम गांव में निरीक्षण के लिए आ पहुंचे। मैंने इतनी दूर से आते हुए सोचा भी नहीं था कि यह गांव मुझे इतना बड़ा सबक सिखा देगा। आमतौर पर गांवों में लोग शिकायत करते मिलते हैं, सड़क टूटी है, पानी नहीं है, सफाई नहीं है, सरकार कुछ नहीं करती। लेकिन यहां आते ही मैंने सबसे पहले जो देखा वो मुझे हैरान कर गया, और वो है तुम्हारी एकता। तुम लोगों ने अपने दम पर वो काम कर दिखाया है जिसे कई गांव सरकारी मदद का इंतजार करते हुए सालों तक नहीं कर पाते। मैं देख रहा हूं कि बच्चे तक कचरा उठा रहे हैं, औरतें पेड़ लगा रही हैं, बुजुर्ग सलाह दे रहे हैं और युवा पूरे जोश से फावड़ा चला रहे हैं। ये दृश्य सिर्फ तालाब सफाई का नहीं है, ये दृश्य है जागरूकता का, जिम्मेदारी का और असली विकास का। मैं यहां यह घोषणा करता हूं कि जिला प्रशासन इस तालाब को आदर्श जल स्रोत योजना में शामिल करेगा। इसके तहत इसके चारों ओर पक्की दीवार बनेगी, बैठने की जगह बनाई जाएगी और बरसात के पानी को सीधे तालाब में लाने की पाइपलाइन भी बनाई जाएगी। तुम सब ने जो शुरुआत की है उसे हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन याद रखना, सरकार केवल साथ दे सकती है, ग्रामीणों की एकता ही असली ताकत होती है। अधिकारी साहब,
आपकी बात सुनकर मेरे दिल में गर्व भर गया है। इतने सालों में मैंने कई अधिकारी आते जाते देखे हैं, पर पहली बार किसी ने हमारे गांव की मेहनत को इतने सम्मान के साथ सराहा है। लेकिन मैं साफ कहना चाहता हूं कि इस तालाब की सफाई प्रशासन के लिए सिर्फ एक योजना होगी। हमारे लिए ये भावना है। ये तालाब हमारे दादा परदादा की धरोहर है। हमने इसे खोया क्योंकि हम बिखर गए थे, लेकिन आज ये वापस इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम एकजुट हो गए हैं। आपके सहयोग से यह काम और मजबूत होगा, पर इसकी आत्मा वही रहेगी, गांव की। मैं अपने लोगों से भी कहना चाहता हूं कि विकास सिर्फ सरकार पर छोड़ देने का नाम नहीं है। विकास का मतलब है कि हम खुद भी आगे आएं। आज डीएम साहब ने जो वादा किया है, उससे हमारा काम आधा आसान हो गया है, पर आधा अभी भी हमारे हाथ में है। ये तालाब अब सिर्फ पानी नहीं देगा, ये हमें ये भी याद दिलाएगा कि जब हम साथ खड़े होते हैं तो पहाड़ भी हिल जाते हैं। और मैं चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ियां इस तालाब को देखकर जाने कि बदलाव इंतजार करने से नहीं, करने से आता है। डीएम साहब और प्रधान जी, आपकी बातें सुनकर मेरा हौसला और बढ़ गया है। पर मैं आप दोनों के सामने एक सच्ची बात कहना चाहता हूं। ये तालाब सिर्फ इसलिए साफ हो रहा है क्योंकि गांव के हर आदमी, हर औरत, हर बच्चे ने इसे अपना काम समझा, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। 3 महीने पहले अगर कोई कहता कि हमारा गांव इतना बड़ा काम कर सकता है, तो शायद कोई भी विश्वास नहीं करता, मैं भी नहीं। लेकिन आज हम सब ने खुद को गलत साबित कर दिया है, और ये हमारी सबसे खूबसूरत जीत है। डीएम साहब, आपका सहयोग हमारे लिए वरदान है, पर हम ये नहीं चाहते कि सरकार करके दे। हम चाहते हैं कि सरकार हमारे साथ चलकर दे, और यही आज हुआ। मैं ये भी चाहता हूं कि इस तालाब के आसपास एक छोटा सामुदायिक उद्यान बनाया जाए, जहां बच्चे खेल सकें, बुजुर्ग बैठकर कहानियां सुना सकें, और औरतें शाम को बातें करते हुए कुछ पल सुकून पा सकें। अगर ये जगह फिर से जिंदा हो गई, तो समझिए पूरा गांव जिंदा हो गया। इस तालाब को देखकर लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि ये गांव हार मानना नहीं जानता, ये गांव सपने पूरे करना जानता है। यहाँ पर पार्ट 1 समाप्त होता है। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पार्ट जल्दी आए तो कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।